हाँ, तो बायोलॉजी में हम लोग जो है पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, और उसमें हम लोग पढ़े हुए थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और फिर हम लोग पढ़े हुए थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या देखे थे हम लोग कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो शुगर होता है, पेंटोज शुगर शुगर को क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, प्यूरिन, और एक कौन होता है, पैरिमिडिन। प्यूरिन फिर दो टाइप का, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, और पैरिमिडिन होता है तीन टाइप का, कौन कौन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, इसमें से बताओ कि डीएनए में कौन कौन होता है। डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। और आरएनए में कौन कौन होता है, आरएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। कौन नहीं होता है, थाइमिन आरएनए में नहीं होता है। ठीक है, उसके हम देखे थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में क्या बताया था, वो हम लोग बात किए हुए थे। और उसमें हम लोग फिर देखेंगे कि जो डीएनए होता है उसमें दो चैन होते हैं, एंड दोनों चैन आपस में कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या है कि इफ पोलैरिटी ऑफ वन चैन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन ऑफ अनदर चैन इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए का जो बेस होता है, जो बैकबोन होता है, वो बना होता है किस चीज़ का, शुगर और फॉस्फेट का, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की ओर निकला होता है। एडेनिन का कंप्लीमेंट्री कौन होता है, थाइमिन, और गुआनिन का कंप्लीमेंट्री कौन होता है, साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन में कितने बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं, और वो कैसे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। वैसे ही गुआनिन साइटोसिन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर हम देखे थे कि डीएनए की जो एक टर्न होती है जिसको हम एक पीच कहते हैं, तो एक पीच की जो लेंथ है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम या फिर 3.4 नैनोमीटर। और एक पीच में जो बेस पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर जो होता है एक टर्न में होता है। तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। उसको देखते हैं कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। तो इतना बात हम लोग जो है पिछले वीडियो में देख चुके थे। अभी हम लोग देखेंगे कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, वही ना पढ़ना है, बोले थे पिछले वीडियो में कि अभी हम लोग क्या देखेंगे कि डीएनए जो होता है इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में जो डीएनए होता है, डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर। 2.2 मीटर लंबा डीएनए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो ये डीएनए है ये कैसे पैकेज रहता है, और कैसे जो है उतना बड़ा उतना लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट कैसे रहता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो टॉपिक आना पैकेजिंग ऑफ डीएनए। टॉपिक क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। दैट हाउ डज डीएनए पैकेज्ड to form chromatin, and as you know that chromatin further condenses itself to form chromosome by the help of some proteins. So we are going to see a step wise process from DNA to chromosome, कि DNA जो है वो कैसे खुद को पैकेज करके क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। देखो, तो DNA जो होता है, सबसे पहली बात तो याद रखने वाली ये है कि DNA जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और डीएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और डीएनए पर कौन चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है, सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। देखो, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। और वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जिन प्रोटीन्स को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। Why positively charged protein? As you know that protein consists of amino acid. What is the basic unit of protein?
बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड. As you know that basic unit of carbohydrate is glucose, of protein is amino acid. And how much types of amino acid are present? 20 types of amino acid are present, in which some amino acid are neutral, okay, some are basic and some are acidic. And in this protein, in this histone protein, there are more amount of positively charged protein, or you can say basic proteins are present. Normally basic proteins are positively charged and acidic proteins are negatively charged. Okay, we will discuss about amino acid in the chapter biomolecules in chemistry. Chemistry में जो है आपको amino acid के बारे में डिटेल से पढ़ना है. ये तो 11वीं क्लास में पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स, अगर 11वीं में भी था बायोमोलिक्यूल चैप्टर, तो वहाँ भी ये बताएंगे हम, या जहाँ भी पढ़ोगे वो मालूम चला होगा. लेकिन आपको केमिस्ट्री में जो है इसके बारे में पढ़ना है कि एमिनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं, और ये जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब प्रोटीन जो होता है ना, उसका बेसिक यूनिट कौन है? एमिनो एसिड. और एमिनो एसिड बना होता है कितने तरह, एमिनो एसिड कितने टाइप का होता है? 20 टाइप का होता है. उसमें से जो 10 एमिनो एसिड है उसको कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो 10 है उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. अब एसेंशियल कौन होता है, नॉन एसेंशियल कौन होता है? तो जो एमिनो एसिड बॉडी में ही बन जाता है, जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हमारा बॉडी ही कर लेता है, उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. और जो एमिनो एसिड बॉडी के बाहर बनता है, मतलब जो एमिनो एसिड को हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, उस तरह के एमिनो एसिड क्या बोलते हैं? एसेंशियल बोलते हैं. जो बॉडी में बन जाए वो हो गया नॉन एसेंशियल, और जो डाइट से लेना पड़े वो हो जाएगा एसेंशियल एमिनो एसिड. तो एसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं? 10, और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं? 10. दोनों मिला कितने हो गए? 20. और ये जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें से कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ निगेटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं. तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसमें एमिनो एसिड होता है लाइसिन, और एक होता है आर्जिनिन. एक होता है लाइसिन और एक होता है आर्जिनिन. और ये जो दोनों एमिनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है. दोनों कैसे एमिनो एसिड है? पॉजिटिवली चार्ज. इसलिए जो हिस्टोन होता है उस पर भी कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है. कि पूछिए अगर बताइए हिस्टोन पे कौन चार्ज होता है, तो हिस्टोन पे प्लस चार्ज होता है. और ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि हिस्टोन पे प्लस चार्ज क्यों होता है? वाई डज हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज? So histone carry positive charge due to this amino acid lysine and arginine, and these are basic amino acid which are positively charged, and there are large amount of this protein, these amino acid are present in histone. That's why histone is also a positively charged molecule, or you can say positively charged protein. Okay, तो DNA के, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर क्या है बोलो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? हिस्टोन कहा जाता है. हिस्टोन पे प्लस चार्ज किसके कारण होता है? तो लाइसिन और आर्जिनिन के कारण होता है. लाइसिन और आर्जिनिन क्या है? लाइसिन और आर्जिनिन नथिंग बट एमाइनो एसिड विच कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो हिस्टोन मोलिक्यूल्स होते हैं, ये हिस्टोन मोलिक्यूल के 8 मोलिक्यूल इनके आपस में मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं. हिस्टोन के कितना मोलिक्यूल? 8 मोलिक्यूल आपस में मिलकर क्या फॉर्म करता है? हिस्टोन ऑक्टामर. और ये जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. और ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके चारों तरफ जो डीएनए है उसका रैपिंग शुरू होता है, लिपटना शुरू होता है. और एक हिस्टोन ऑक्टामर में अप्रोक्स 200 बेस पेयर का जो डीएनए है उसका रैपिंग होता है, वो वैसे लिपटता है. और तब जो ये स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम. इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. फिर से सुनो, सबसे पहले क्या हुआ कि डीएनए के बारे में हम लोग पढ़े कि डीएनए, एक सेल में न्यूक्लियस में डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर होता है. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए है उस पर कौन चार्ज होता है? डीएनए पर कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है.
सेल में न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन होते हैं प्लस चार्ज वाले प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, उन्हें क्या कहते हैं? हिस्टोन। क्या कहते हैं उनको? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पे कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। हिस्टोन पे प्लस चार्ज किस कारण होता है? आर्जिनिन और लाइसिन के कारण। याद रखना है, बोर्ड में आया हुआ है, 2014 में शायद आया हुआ था कि हिस्टोन पर प्लस चार्ज किन एमिनो एसिड के कारण होता है? तो लाइसिन और आर्जिनिन के कारण होता है। ठीक है, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल, हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। ऑक्टामर क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसमें 8 मॉलिक्यूल होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके चारों तरफ डीएनए का रैपिंग शुरू होता है, और एक हिस्टोन ऑक्टामर में कितने डीएनए के बेस पेयर का रैपिंग होता है? 200 बेस पेयर का। और रैपिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज व्हाट? न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारे क्या हो गए कि न्यूक्लियोसोम फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? कुछ और हिस्टोन प्रोटीन, मान लो ये एक न्यूक्लियोसोम, समझे न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम क्या है? तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जब डीएनए का रैपिंग हो जाता है तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और यू कैन से दैट न्यूक्लियोसोम इज ए स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द रैपिंग ऑफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। जब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ 200 बेस पेयर का जो डीएनए है वो लिपट जाता है तब उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये मान लो एक न्यूक्लियोसोम हो गया, वैसे ही ये मान लो दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा न्यूक्लियोसोम। और फिर क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियोसोम हैं इनके बीच एक और हिस्टोन प्रोटीन आता है जो इनको आपस में जोड़ देने का काम करता है, आपस में इनको जोड़ देता है। और इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम, जिसको आपस में कौन जोड़ देता है? हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आपस में इसको जोड़ देता है। तो इतना बड़ा होता नहीं है, सब सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और ये बनने के बाद जब हम सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम कुछ धागे की तरह, थ्रेड की तरह, थ्रेड्स, धागा, स्ट्रिंग की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। और उस स्ट्रिंग पर जगह जगह ब्रिड्स होते हैं। ब्रिड्स मतलब गांठ, समझते हैं? गांठ, ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग। If you see through the microscope inside the nucleus of the cell, you will observe a braids on the string-like structure inside this nucleus. Braids on string का मतलब क्या हुआ? मान लो एक धागा ले लो, धागा, उस धागा मान लो जगह जगह गांठ बांध दो, तो उसमें तो कैसा हो जाएगा? धागा एक है और जगह जगह से मान लो कि गांठ बंधा हुआ है, उसको बोलेंगे ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि धागा पर गांठ। तो उस इस तरह का ही स्ट्रक्चर सेल के न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, और इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन। इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को सबसे पहले फ्लेमिंग ने अलग किया था। फ्लेमिंग इंसाइटिस के नाम से खैर पढ़ोगे सेल चैप्टर में, तो वहाँ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन बोलते हैं उसको। क्रोमेटिन कैसे बना? देखो अभी हम देखेंगे कि डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है। अभी जो डीएनए पूरा पढ़ रहे थे ना, 2 वीडियो खाली डीएनए का हुआ कि डीएनए में होता क्या क्या है, डीएनए बनता कैसे है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, वो सब देखें। अब हम देखेंगे डीएनए से क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम तक का सफ़र कैसे तय होता है। तो क्या होता है कि डीएनए होता है, डीएनए पे कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन पे कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज। माइनस प्लस में क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है तो हिस्टोन के चारों तरफ आकर लिपटना शुरू हो जाता है कौन? डीएनए। हिस्टोन के जिसके चारों तरफ आकर डीएनए लिपटना शुरू होता है वो क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन एंड विच चार्ज हिस्टोन कैरीज? Histone carries positive charge. Why it carries positive charge? Because it has lysine and arginine amino acid, which are basic amino acid and which carry positive charge. That's why histone has also positive charge. और चूँकि DNA पर माइनस चार्ज है और हिस्टोन पे प्लस चार्ज है, so what will happen? Attraction will happen. Like charges repel each other. Unlike charges
अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होता है कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ 200 बेस पेयर का डीएनए आकर एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। कितने बेस पेयर का डीएनए होता है वो, 200 बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का डीएनए। और फिर जो अलग अलग ये बने हैं, न्यूक्लियोसोम बने हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए फिर कौन आएगा, हिस्टोन प्रोटीन आएगा जो इनको जोड़ देगा। और जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग, यहाँ लिख रहे हैं ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग, धागा पर गांठ, ब्रिड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये समझो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे की तरह रचना दिखाई देगी। उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। अभी तक कहाँ तक पहुँचा, डीएनए से क्रोमैटिन तक पहुँच गए, डीएनए से क्रोमैटिन। फिर से देख लो एक बार, जो चीज़ें नोट करने वाला हो वीडियो फर्स्ट हो गई तो नोट करते रहना, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से। डीएनए पर कौन चार्ज, नेगेटिव चार्ज, याद रखना है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हिस्टोन पे कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोसोम में। हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, ड्यू टू लाइसिन और आर्जिनिन। किसके कारण होता है, आर्जिनिन और लाइसिन के कारण होता है। हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं न्यूक्लियोसोम में, 8 मॉलिक्यूल। और हिस्टोन में जब 8 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ क्या आके लिपटता है, डीएनए। कितने बेस पेयर का डीएनए, 200 बेस पेयर का डीएनए। और तब जो बनता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम को आपस में कौन कनेक्ट करता है, हिस्टोन। अगेन हिस्टोन प्रोटीन कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद जो एक धागा की तरह संरचना दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। डीएनए से क्रोमैटिन, डीएनए पर माइनस चार्ज, हिस्टोन पर प्लस चार्ज, तो डीएनए और हिस्टोन में अट्रैक्शन होता है और हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए आकर रैप हो जाता है, लिपट जाता है। उसके बाद जो बनता है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, फिर क्रोमैटिन बनता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन होता है, क्या होता है, क्रोमैटिन, ये कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे दिख रहा है। कहीं कहीं क्रोमैटिन बहुत लूजली पैक्ड होता है, लूजली, एकदम लूजली पैक्ड है। और कहीं कहीं बहुत टाइटली पैक्ड होता है। कहीं कहीं क्रोमैटिन बहुत लूजली पैक्ड होता है। देखो यहाँ पे कितना लूजली है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो लूजली है ना, दूर दूर है। और कहीं कहीं क्या होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होता है। तो क्रोमैटिन का वह हिस्सा जो लूजली पैक्ड होता है उसे कहते हैं यूक्रोमैटिन, और जो हिस्सा टाइटली पैक्ड होता है उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। मीन्स यू कैन से दैट क्रोमैटिन हैज 2 पार्ट, one is called euchromatin while another is known as heterochromatin. Which is euchromatin? That part of chromatin which is loosely bound, is known as what? Is known as euchromatin. And that part of chromatin which is tightly bound, which are very close to each other, are known as heterochromatin. Are known as what? Heterochromatin. These are tightly bound, or you can say tightly packed. They are very tightly packed. So they are known as what? Heterochromatin. So अभी तक क्या क्या पढ़े कि DNA is what? DNA is nucleic acid. Why it is called nucleic acid? Because it is found in nucleus by Friedrich Mercer, so it is called nucleic. And since it is of acidic behavior, so known as nucleic acid, and that's why its name is nucleic acid. How much type of nucleic acid present? 2 types. One is called DNA, while another is called RNA. The unit of nucleic acid is called nucleotide, means the monomer. The unit of nucleotide of nucleic acid is what? Nucleotide. And nucleotide consists of 3 components, in which one is called sugar, second is called phosphoric acid, and third is called nitrogenous base. Sugar is of 2 types, ribose sugar and deoxyribose sugar. Ribose sugar is present in the RNA,
That's why full form of RNA is ribose nucleic acid, and deoxyribose sugar is present in DNA, so DNA is called deoxyribose nucleic acid. And formula of phosphoric acid is H3PO4 present in DNA as well as in RNA. Nitrogenous base are of two types, one is single ring and another is double ring. Single ring nitrogenous base is called pyrimidine and double ring nitrogenous base is called purine. Pyrimidine is of three types, cytosine, thymine, uracil. Purine is of two types, adenine and guanine. Which is present in DNA? Adenine, guanine, cytosine and thymine are present in the DNA. Which is present in RNA? Adenine, guanine, cytosine and uracil is present in RNA. Thymine is not present in RNA and uracil is not present in DNA. Then we have discussed about the Watson and Crick model of DNA, in which we discussed how much strands are present in the DNA. 2 strands, and both the strands are anti-parallel to each other. If one has the polarity of 5' to 3', then another has the polarity of 3' to 5'. The backbone of DNA consists of sugar and phosphate, and nitrogenous base is projected inward. The complementary pair of adenine is thymine and of guanine is cytosine. How much hydrogen bond is present between adenine and thymine? There are 2 hydrogen bond is present in adenine and thymine, and there are 3 hydrogen bond present between guanine and cytosine. How much base pairs are present in one turn of DNA? You can say 10 base pair. And what is length of one piece of DNA? 34 angstrom or 3.4 nanometer. So what will be the distance between two adjacent nucleotide of the DNA strand? It will be 3.4 angstrom or 0.34 nanometer. We have already discussed about it in the previous video. Then today we have discussed about the packaging of DNA. That DNA package, what is the length of DNA in each eukaryotic cell? एक यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर। और जो 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है उसका पैकेजिंग होता है और तब क्रोमोसोम फॉर्म होता है। तो उसका पैकेजिंग किसके थ्रू होता है? बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल and which charge they carry? They carry positive charge due to presence of the amino acid lysine and arginine. Lysine and arginine are present in the histone, that's why they are positively charged molecule. And 8 molecule of histone combines to form histone octamer, and around this histone octamer what happens, that this 200 base pair of DNA wrapped around the histone octamer and forms what? Forms nucleosome, and these nucleosomes are further joined by the help of the histone to form the chromatin. Chromatin looks like beads on a string by observing through microscope inside the nucleus of the cell. ठीक है, ये जो क्रोमेटिन होता है इसमें कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, वन इज लूजली बाउंड एंड अदर इज टाइटली बाउंड। लूजली बाउंड क्रोमेटिन इज नोन एज यूक्रोमेटिन एंड टाइटली बाउंड इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, ये लिख लेना कि लूजली बाउंड क्रोमेटिन इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, वाइल टाइटली बाउंड और टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन इज नोन एज व्हाट? हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यहाँ तो क्रोमेटिन बन गया। अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप पढ़े हुए थे सेल चैप्टर क्लास 11th में, सेल डिवीज़न में, कि क्रोमोसोम कब बनता है? क्रोमोसोम केवल और केवल सेल डिवीज़न के दौरान बनता है। जब सेल डिवीज़न होता है, याद है ना ये सब, कि सेल में 2 फेज होता है, एक साइटोकाइनेसिस, अनदर इज कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis is the division of nucleus, cytokinesis is division of cytoplasm, and together they are known as cell division or you can say mitosis or meiosis division। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन जो होता है वो सेल के लाइफ साइकिल का कितना % टाइम होता है? 5%। मतलब कि अगर किसी सेल का मान लो कि लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल है, वो मान लो कि 24 आवर में कंप्लीट हो रहा है, मतलब 24 आवर में उस सेल का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें कितना देर तक डिवीज़न होता है? 1 घंटा। 24 आवर में से 1 आवर क्या होता है? डिवीज़न। और 23 आवर क्या होता है? 23 आवर जो है उसमें सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो होता है और सेल डेवलप होने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो 1 आवर डिवीज़न होता है, इसी दौरान क्रोमोसोम होता है।
बाकी जो 23 आवर है, जो 95% टाइम है ऑफ द सेल साइकिल ऑफ एनी सेल, उसमें क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन पाया जाता है। व्हाट आर क्रोमैटिन? क्रोमैटिन आर वेरी coiled structure and they are thread like structure, or you can say they are beads on string like structure present in the nucleus of the cell, and this chromatin further organize itself by the help of certain proteins to form the chromosome during the cell division. केवल सेल डिवीजन के दौरान ही जो क्रोमैटिन है वो आपस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम बनाने का काम करते हैं। मतलब क्रोमैटिन हमेशा होता है। क्रोमोसोम कब बनता है? ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल। अब अगर याद होगा, ठीक है, तो याद दिला देते हैं क्लास 11 का, तो उसमें पढ़े होंगे कि सेल डिवीजन 2 स्टेज में होता है। पहले होता है न्यूक्लियस डिवीजन, तब होता है सेल डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म डिवीजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो 4 स्टेज में होता है। कौन कौन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसमें जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज तो दोनों में होता है, चाहे वो माइटोसिस डिवीजन हो और चाहे वो म्यूसिस डिवीजन हो। तो माइटोसिस हो या म्यूसिस हो, दोनों में प्रोफेज होता है। अब प्रोफेज में ही जो क्रोमैटिन है ये आपस में रीअरेंज होकर आपस में खुद को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडेंस स्ट्रक्चर एंड क्रोमैटिन इज वेरी coiled लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन जो है वो क्या है? एक coiled लाइक स्ट्रक्चर है। और जो क्रोमोसोम है वो क्या है? क्रोमोसोम जो है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम जो है एक बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमैटिन का। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कब फॉर्म होता है? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कब फॉर्म होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। आप लिख सकते हैं इसको कि क्रोमैटिन कंडेंस इटसेल्फ टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न बाय द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। देखो अभी तक जो हम प्रोटीन पढ़ रहे थे वो था हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पर आता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, या फिर इसी को बोलते हैं NHCP। शॉर्ट में याद रखो NHCP। तो जो NHCP है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि दे और हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। क्रोमैटिन को अरेंज करवा के ये क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। लिख लेना, ये क्रोमैटिन कंडेंस इटसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान, या बोलो सेल डिवीजन के शुरुआत में, एट द स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के शुरुआत में जो क्रोमैटिन है वो आपस में अरेंज होकर किसके हेल्प से? NHCP के हेल्प से, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के हेल्प से आपस में अरेंज होकर क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। और फिर लोग पता है कि क्रोमोसोम फिर 4 टाइप का होता है, हालांकि अधिक टाइप का होता है, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है 4 टाइप का, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। तो खैर 11th क्लास की चीज़ है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कब बनता है? क्रोमोसोम बनता है केवल सेल डिवीजन के दौरान, बाकी कभी क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है। ये हम जो भी बात किए हैं, ये सब बात किए हैं यूकैरियोट्स में, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें बात किए हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, in which one is called eukaryotic cell and there is called prokaryotic cell. Prokaryotic are those cells which have not a fully developed nuclear membrane, and inside these cells not any membranous organelle is present, neither mitochondria nor lysosome. These type of structure are not present in prokaryotes. Prokaryotes, pro means undeveloped, karyon means nuclear, tick means membrane. So that type of cell which have not developed nuclear membrane are known as prokaryotic cell, and those cells inside which a developed nuclear membrane is present are known as eukaryotic cell। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है?
मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिसमें मेम्ब्रेन डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो ये पढ़ रहे थे पूरा शुरू से कि डीएनए का लेंथ कितना होता है 2.2 मीटर, डीएनए निगेटिव चार्ज, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन होता है, तो हिस्टोन की चारों तरफ डीएनए आकर लिपट जाता है, रैपिंग हो जाता है, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम जुड़ता है, क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन में एक हिस्सा जो लूजली बाउंड होता है यूक्रोमैटिन कहलाता है, और जो टाइटली बाउंड होता है हेट्रोक्रोमैटिन कहलाता है। क्रोमैटिन आपस में फिर से अपने आप को क्या करता है, कंडेंस करता है, और क्या फॉर्म करता है, क्रोमोजोम। किसके हेल्प से, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन के हेल्प से। ठीक है, ये सब किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। जैसे हम लोग का सेल कौन है, यूकैरियोटिक। अगर केवल बैक्टीरिया को छोड़ दें जो कि मोनेरा ग्रुप में आता है, केवल अगर मोनेरा ग्रुप को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मतलब 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इसमें से केवल अगर मोनेरा को छोड़ दें तो बाकी जो चारों किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इसमें यूकैरियोटिक सेल होता है, और जो मोनेरा होता है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो अभी हम देख रहे थे यूकैरियोटिक का, जो कि यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। बाकी जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कुछ खास होता नहीं है, प्रोकैरियोटिक में ही होता है। देखो प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो मतलब हम किसी भाग को उसमें न्यूक्लियस कह ही नहीं सकते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक में क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 सेंटर में जो क्रोमोजोम है वो होते हैं, तो ये क्रोमैटिन होते हैं, और वैसे ही कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जिनके चारों तरफ ये जो क्रोमैटिन है ये लिपटा हुआ रहता है और ऐसे ही रहता है। मतलब जिस तरह से यूकैरियोटिक में है कि न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमैटिन, फिर क्रोमोजोम, वैसा कुछ इसमें नहीं होता है। इसमें सिंपली जो डीएनए है, या बोलो कि डीएनए में जो क्रोमोजोम बना हुआ है वो जो हिस्टोन प्रोटीन है या फिर जो भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है उसके चारों तरफ लिपटा होता है, रैप्ड होता है, और ये जो है इसके एट द सेंटर में उपस्थित रहता है, और जिस सेंटर में ये है उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी जो मतलब पार्ट बीच में है, इसमें सेंटर में है, उसको हम न्यूक्लियस इसमें कह सकते हैं। तो ये हुआ इसके बारे में। पैकेजिंग ऑफ डीएनए पर हम लोग पढ़े आज, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में कैसे होता है, यूक्रोमैटिन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, ये सब देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो ये भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे मालूम चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब देखो अब क्या होता है कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, डीएनए हैं, आरएनए हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आखिर ये मालूम कैसे चला कि डीएनए ही वो मटेरियल है, डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें से 2 मेन एक्सपेरिमेंट हैं, जो एक किया था ग्रिफिथ ने और एक किया था हर्शे एंड चेज ने। एक इसमें किसने किया था, ग्रिफिथ ने किया था, और एक किया किसने, हर्शे एंड चेज ने किया था। तो यही दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाता है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट है, एक को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और एक को बोलते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ना तो लिख लो इसको, इतना लिख लिया, इसमें लिख लें जो बात इंपॉर्टेंट लगे। सब बात इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है, इसमें से ऑब्जेक्टिव अच्छा का सब्जेक्टिव आता है इसमें से। ठीक है, तो लिखना प्रूफ्स, या ऐसे लिखना एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूफ, लिखना एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे जिससे ये बात प्रूव हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो देखो 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहला हुआ था ग्रिफिथ्स, लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला कौन हुआ था, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, या फिर इसी को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। टॉपिक क्या दिए कि एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया था 2 साइंटिस्ट थे, हर्शे एंड चेज।
तो हर्शे उसको बोलते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट या फिर इसको ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और तब पढ़ेंगे हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग पढ़ें डीएनए के पैकेजिंग के बारे में कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।